हेलो गाइस, वेलकम यू टू कायरा क्लासेस। ये मेरी दूसरी वीडियो है चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस की। अब हम इस वीडियो में डिटेल में न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। ऑब्वियसली सी बात है, किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो लाइफ प्रोसेसेस को भी कैरी आउट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और वो एनर्जी हमें किससे मिलती है? हमें वो एनर्जी न्यूट्रिशन से मिलती है। Depending on the mode of obtaining nutrition, organisms are classified as autotrophs और heterotrophs. अब किस तरह से ऑर्गेनिज्म अपना न्यूट्रिशन लेता है? मोड ऑफ ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन जैसे कहते हैं कि किस तरीके से या किस ढंग में वो अपना खाना ले रहा है। तो वो दो टाइप से क्लासिफाई है। ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। तो उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन या खाना लेने के तरीके को देख के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड हैं। एक है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा है हेटरोट्रॉफ्स। Autotrophs can prepare their own food from simple inorganic sources such as carbon dioxide and water. Autotrophs, auto means होता है self and trophs का मतलब होता है feeding या to feed. तो ऑटोट्रॉफ्स में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी मदद से? सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्सेस की मदद से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। एग्जाम्पल्स ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। Heterotrophs cannot synthesize their own food and are dependent on other organisms for obtaining complex organic substances for nutrition. Example, animals and fungi. Heterotrophs अगर मैं बात करूं तो hetero क्या हो जाता है? Different. और trophs मतलब to feed या feeding. तो अगर दूसरों पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए और वो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, तो हम उसे कहते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो वो क्या करते हैं? वो उनको मतलब वो खाना लेते हैं। तो वो खाना कैसा होता है? वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। एग्जाम्पल इसमें है एनिमल्स एंड फंजाई। अब जरा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या होता है। अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मटेरियल दे रिक्वायर फ्रॉम इनऑर्गेनिक सोर्सेज। ये एक उस टाइप का न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनाते हैं। किसकी मदद से? इनऑर्गेनिक सोर्सेज की मदद से। Chief sources of carbon and nitrogen are carbon dioxide and nitrates respectively. जो कार्बन और नाइट्रोजन के जो सोर्सेज हैं, मेन सोर्सेज, वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रेट्स हैं। All green plants are autotrophic and use sunlight as a source of energy for the synthesis of food through photosynthesis. सारे के सारे ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मतलब वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और वो क्या यूज करते हैं? सनलाइट को यूज करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर, जिससे वो अपना खाना बना सकें फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है, जब वो अपना खाना बनाते हैं, तो बेसिकली एक इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, जो यहाँ पे दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं 6CO2 plus 12H2O gives C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2। और मैंने एरो के ऊपर आपको दिखा रखा है सनलाइट और नीचे क्लोरोफिल। तो मतलब सनलाइट भी प्रेजेंट है जब ये रिएक्शन हो रहा है और क्लोरोफिल भी प्रेजेंट है जब ये रिएक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब है? जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, जो कि सिंपल आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो क्या बना रहे हैं? वो बना रहे हैं आपका C6H12O6, जो कि केमिकल फॉर्मूला है ग्लूकोज का, 6H2O और 6O2। तो बेसिकली आपका इनऑर्गेनिक सोर्सेज से आपको क्या मिल गया? आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि है आपका C6H12O6 ग्लूकोज। अब क्या क्या इवेंट्स होते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है वो जान लेते हैं। द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मैंने आपको पिछली स्लाइड्स में भी बता रखा है, पिछले लेक्चर्स में भी बता रखा है कि सबसे पहले फोटोसिंथेसिस में जो फर्स्ट स्टेप है उसका,
वो ये है कि लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना या ट्रैप करना। तो वो किसका काम है? वो है क्लोरोफिल पिगमेंट का काम, जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और जैसे ही सनलाइट लीफ के ऊपर पड़ती है तो उसके अंदर क्लोरोफिल है, तो वो जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो उस सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है या ट्रैप कर लेता है। सेकेंड, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। अब क्या होगा? लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में इसलिए कन्वर्ट हो रही है क्योंकि फाइनली आपको जो कंपाउंड मिल रहा है वो क्या है? ग्लूकोज है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और साथ साथ लाइट एनर्जी आपकी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं, और टूट के हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। देन रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। और जो फाइनल स्टेप है वो ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है आपका, उसका रिडक्शन होता है, वो रिड्यूस होता है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन आपको पता होगा, तो वही रिडक्शन को मैं कह सकती हूँ एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका रिडक्शन होता है, दैट मीन्स उसमें हाइड्रोजन आइंस हाइड्रोजन जो है वो ऐड होता है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स। और जो प्लांट जो कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं वो क्या बनाते हैं? सिंपल ग्लूकोज, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। These green plants absorbs water from the soil by roots. ये जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो पानी एब्जॉर्ब करते हैं रूट से, जो मिट्टी में होती हैं। CO2 enters from the atmosphere through stomata. अच्छा, CO2 जो है वो एंटर करती है लीव्स के अंदर। लीव्स के अंदर एक्चुअली क्या होता है? सबसे ऊपर की लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, राइट? तो वहां पे आपको लीफ में स्टोमेटा स्ट्रक्चर दिखेगा। स्टोमेटा क्या होता है बेसिकली? स्टोमेटा किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स मिलेंगे आपको, वो दो मतलब एक पेयर मिलेगा आपको, ठीक है? तो उसे कहते हैं स्टोमेटा। तो किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, जो कि किस में हेल्प करते हैं? ट्रांसपिरेशन में हेल्प करते हैं प्लांट को। दूसरा गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। तो CO2 जो एंटर हो रही है एटमॉस्फेयर से आ रही है, वो स्टोमेटा के थ्रू एंटर होती है। सनलाइट इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल एंड अदर ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और सनलाइट जो है वो कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। और जो दूसरे ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट्स के, वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ऑल हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉफ्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। जितने भी हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, या अपने न्यूट्रिशन के लिए वो दूसरे ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर। अब तीन अलग अलग इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के, वो क्या है ये देख लेते हैं। फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फूड इज टेकन इनटू अ स्पेशलिस्ट डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पीसेस टू बी एब्जॉर्ब्ड। एग्जांपल अमीबा, ह्यूमंस। ओके, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? उसमें क्या होता है, जब आप सॉलिड सब्सटेंस को लेते हो, या अगर आप कोई सॉलिड चीज को खा रहे हो, तो उसे हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वो सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड फूड आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। तो कॉम्प्लेक्स होता है इसलिए एक स्पेशल डाइजेस्टिव सिस्टम होता है हमारे अंदर, जो कि उस कॉम्प्लेक्स फूड को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है, और फिर वो आराम से वो छोटे छोटे पीसेस जो है वो इजीली एब्जॉर्ब हमारी बॉडी कर लेती है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके अमीबा और ह्यूमंस। सेकेंड है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक रिमेन्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। तो अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं, उन्हें कहते हैं हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल फंजाई लाइक ब्रेड मोल्ड्स, ईस्ट एंड मशरूम्स। जैसे आपने देखा होगा फंगस लग जाती है ब्रेड पे ग्रीन कलर की, है ना? मशरूम्स देखे होंगे, तो ईस्ट देखा होगा। तो बेसिकली ये क्या है? सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल्स हैं, क्योंकि ये अपना खाना किससे लेते हैं? ये लेते हैं डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से।
थर्ड है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स द होस्ट विद द होस्ट रिसीविंग नो बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट। एग्जाम्पल कैस्क्यूटा, टेक्स, लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स एक होस्ट ढूंढते हैं, एक बॉडी ढूंढते हैं जिसमें वो आराम से रह सकें और अपना न्यूट्रिशन उनसे ले सकें। ठीक है, अब जिसमें वो रहेंगे, जिस बॉडी को ढूंढते हैं अपने लिए, अपने को रखने के लिए, रहने के लिए, उसे कहते हैं होस्ट। और होस्ट को वो वापसी में कुछ नहीं देते हैं, कोई बेनिफिट नहीं होता है होस्ट को उन पैरासाइट से, लेकिन वो पैरासाइट उस होस्ट से अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना लेते रहते हैं। एग्जाम्पल कस्क्यूटा, टेक्स, लाइस, लीचेस और टेपवर्म्स। अब देख लेते हैं कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, किस तरह से ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो मैंने इस स्लाइड में आपको बताने की कोशिश की कि किस तरह से अमीबा अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो आप देख सकते हो कि सेंटर में अमीबा के न्यूक्लियस है और साइड में एक छोटा सा ब्लू कलर का फूड पार्टिकल है। तो जैसे ही उसे पता चलता है कि हाँ फूड पार्टिकल है, तो वो क्या करता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन को इंक्रीज कर लेता है या एक्सपेंड कर लेता है। एक्सपेंड करके, जैसे आप उसमें देख सकते हो सेकंड स्टेप में, उसने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं। उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से वो क्या करता है, उस फूड मॉलिक्यूल को या फूड को वो सराउंड कर लेता है, घेर लेता है। और जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए हैं इसने अपनी सेल मेम्ब्रेन को एक्सटेंड करके, उन्हीं को कहते हैं हम सूडोपोडिया। अब जैसे ही थर्ड में आप देख सकते हो, अब आप फूड पार्टिकल देख रहे हो कि वो अंदर जा चुका है और जो मेम्ब्रेन है, जो सूडोपोडिया है, वो फ्यूज कर गई है। तो अब थर्ड स्टेप में क्या होता है, जैसे उसने सराउंड किया, मतलब उसने फूड पार्टिकल को घेरा, फिर क्या करता है, वो अपने सूडोपोडिया को फ्यूज कर लेता है, अपनी मेम्ब्रेन को फ्यूज कर देता है, जिससे एक फूड वैक्यूल बन जाए और वो खाना उस फूड वैक्यूल में चला जाए। फिर क्या होता है इसका, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेल बॉडी या सेल सरफेस से बाहर निकल जाता है, जिसे कहते हैं हम एजेशन। In single-celled organisms, the food may be taken in by the entire surface. जो single-celled organisms होते हैं, जो एक सेल से मिलके बने होते हैं, उनमें खाना पूरी की पूरी सरफेस लेती है, मतलब पूरी की पूरी सरफेस जो है वो इन्वॉल्व होती है खाना लेने में। Example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle forming a food vacuole. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे अमीबा है, अमीबा ने फूड कैसे लिया, उसने क्या किया, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनाए, मेम्ब्रेन को एक्सटेंड या एक्सपेंड करके उसने क्या किया, फिंगर लाइक एक्सटेंशंस बनाए। उन पर ये टेम्पररी हैं, मतलब परमानेंट नहीं होता, ये स्ट्रक्चर टेम्पररी होता है। जब उसे न्यूट्रिशन लेना होता है तभी वो क्या करता है, अपना सूडोपोडिया स्ट्रक्चर बनाता है, और जब जरूरत नहीं होती तो फिर वो उसको सूडोपोडिया नहीं बनाता है। तो अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक एक्सटेंशंस, इसी को कहते हैं सूडोपोडिया। अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है, ऑफ द सेल सरफेस, जो कि विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल। और वही सूडोपोडिया मैंने आपको बताया था, सराउंड करने के बाद फ्यूज हो जाती हैं, घेरने के बाद फूड पार्टिकल को फ्यूज हो जाती हैं, जिससे क्या बना लेती हैं, वो फूड वैक्यूल। Next, inside the food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. अब food vacuole के अंदर क्या होता है, complex substances जो हैं वो टूट जाते हैं, broken down into simpler ones, छोटे छोटे या simple molecules में वो complex molecules जो हैं वो टूट जाते हैं, जो कि आराम से जो है साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाते हैं। Next, the remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. अब जो खाना बच गया है, जो डाइजेस्टेड नहीं है, वो कहाँ से निकल जाता है, वो निकल जाता है सेल की सरफेस से और उसे बाहर फेंक दिया जाता है।
या निकाल दिया जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड है, जितना उसे खाना था उसने उतना खा लिया, उतना वो डाइजेस्ट हो गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड बचा वो सेल सरफेस से बाहर निकल गया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है? In humans, digestion of food takes place in the alimentary canal made up of various organs and glands. Humans में food का digestion कहाँ होता है? Alimentary canal, जो कि बहुत सारे organs और glands से मिलके बना है। In the mouth, food is crushed into small particles through chewing and mixed with saliva, which contains amylase for digesting starch. Mouth में कहते हैं ना खाना चबा चबा के खाना चाहिए, वो इसीलिए कहते हैं कि फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्रश हो जाए, ठीक है, और वो सलाइवा के साथ मिक्स हो जाए। और सलाइवा क्या कंटेन करता है? सलाइवा कंटेन करता है एंजाइम जिसे कहते हैं सलाइवरी एमाइलेज, जो कि आपके स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। On swallowing, food passes through the pharynx and esophagus to reach the stomach. फिर फूड क्या करता है? फूड फैरिंग्स से जाते हुए ईसोफेगस तक पहुंचता है, ईसोफेगस से फिर स्टमक तक पहुंचता है, ठीक है। ईसोफेगस क्या है? वही आपकी एलिमेंट्री कैनाल, ईसोफेगस भी कहा जाता है, फूड पाइप भी कहते हैं इसे कॉमनली। अब स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स पैप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, HCl एंड म्यूकस। तो स्टमक में जब फाइनली वो पहुंच गया फूड, तो आपका जो स्टमक है वो रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूसेस, जिसमें पैप्सिन होता है एंजाइम। पैप्सिन क्या करता है? आपका प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है। HCl है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। The hydrochloric acid creates an acidic medium which facilitates the action of the enzyme pepsin. अब जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अब आप ये सोचते होंगे हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बन रहा है तो वो तो एसिडिक है, तो वो हमारे स्टमक को खराब कर सकता है, जो मतलब, तो ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि म्यूकस भी सिक्रीट होता रहता है, और म्यूकस क्या करता है? वो उस एक्शन को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन को स्टमक में प्रिवेंट करके रखता है, मतलब बचाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। अब एसिड है तो वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, जिससे आपकी जो एंजाइम पैप्सिन है वो क्या करे? अपना काम करे। तो पैप्सिन मैंने अभी आपको बताया, ये पैप्सिन का क्या काम है? प्रोटीन को तोड़ना। फूड जब एसिडिक हुआ, किसकी मदद से? HCl की मदद से, तब जाके पैप्सिन जो है वो एक्ट करेगा। पैप्सिन एक्ट करने का मतलब है, पैप्सिन जो है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ देगा। The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of the acid under normal conditions. जैसे मैंने बताया, म्यूकस का क्या काम है? म्यूकस प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक की इनर लाइनिंग को, जिससे किसके एक्शन से? हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक्शन से। From the stomach, the food now enters the small intestine. अब स्टमक से कहाँ जाएगा फूड? फूड जाएगा अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, एंटर करेगा। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कंप्लीट साइट, मतलब कंप्लीट डाइजेशन की साइट है। जहां पे कंप्लीट डाइजेशन होगा वो कौन सी साइट है? वो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो वहां पे पूरा का पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, किसका? कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स का और फैट्स का। The liver secretes bile which emulsifies fat. लिवर जो है वो बाइल सिक्रीट करता है, जो कि फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफिकेशन का क्या मतलब होता है? बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। The pancreas secretes pancreatic juice which contains the enzymes amylase, trypsin and lipase for digesting starch, proteins and fats respectively. अब जो pancreas है वो क्या सिक्रीट करता है? वो पैनक्रिएटिक जूस सिक्रीट करता है, जिसमें जो है एंजाइम्स होते हैं, जैसे एमाइलेज है आपका, ट्रिप्सिन है, लाइपेज है, और ये सब एंजाइम्स क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं स्टार्च को डाइजेस्ट करने में, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में, फैट्स को डाइजेस्ट करने में।
In the small intestine, carbohydrates, proteins, and fats are completely digested into glucose, amino acids, fatty acids, and glycerol. स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स हैं वो ब्रेक डाउन हो जाता है उनका मतलब वो टूट जाते हैं। तो वो टूट के क्या बन जाते हैं? सिंपल कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट क्या बन गया? ग्लूकोज। प्रोटीन टूटा, क्या बना? अमीनो एसिड। और फैट्स के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स टूटे तो उन्होंने क्या बनाया? फैट्स ने फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टीन। अब स्मॉल इंटेस्टीन का विलाई किसे कहते हैं? विलाई क्या होते हैं? वही छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो स्मॉल इंटेस्टीन में प्रेजेंट होते हैं। और वो ये विलाई का क्या काम है? तो the villi of the small intestine absorb the digested food and supply it to every cell of the body. तो जो ये विलाएं हैं ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। सरफेस एरिया बढ़ने की वजह से क्या होता है? आपका फूड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है और हर सेल में, बॉडी के हर सेल को वो फूड पहुंच जाता है, डाइजेस्टेड फूड। द अनएब्जॉर्ब्ड फूड, अब सारा का सारा फूड तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, जितनी बॉडी को जरूरत है उतना ही फूड एब्जॉर्ब होगा, तो कुछ अनएब्जॉर्ब फूड भी बचा होगा। तो द अनएब्जॉर्ब फूड इज सेंट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन वेयर मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है, जो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो अब स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में, जहाँ पे और भी कई सारी विलाएं हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि क्या एब्जॉर्ब करेंगी? इस अनएब्जॉर्ब फूड से जितना भी पानी है उसको एब्जॉर्ब कर लेंगी। और जो बचा कुचा मटेरियल है, द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी थ्रू द एनस। और जो बचा कुचा मटेरियल है वो बॉडी से कैसे निकलेगा? विद द हेल्प ऑफ एनस। अब यहाँ पे आप डायग्राम देख सकते हो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। माउथ आपको दिख रहा होगा, सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रहा है ऊपर, ठीक है। यही सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च को किसमें तोड़ देता है? कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। फिर आपको ईसोफेगस दिखा, ईसोफेगस यही फूड पाइप है, ठीक है। फिर आपको लिवर दिख रहा है, स्टमक दिख रहा है। ईसोफेगस से खाना कहाँ जा रहा है? स्टमक में। स्टमक में पैप्सिन ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू फ्रैगमेंट्स कॉल्ड पेप्टाइड्स। ओके, मतलब पैप्सिन तोड़ रही है प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स या पेप्टाइड्स में, ठीक है। फिर लिवर का क्या काम है? द लिवर रेगुलेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमीनो एसिड्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर आपको स्टमक के नीचे पेनक्रियाज दिख रहा है। पेनक्रियाज का क्या काम है? प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स आर सिक्रीटेड फ्रॉम द पेनक्रियाज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रही है, बहुत हाईली कोइल्ड है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है? अमीनो एसिड्स आर एब्जॉर्ब फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ओके। फिर आपको अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत कोइल्ड है, बहुत काफी लंबी है, और उसके साइड उसे सराउंड किसने कर रखा है? उसे कर रखा है लार्ज इंटेस्टाइन ने, जो कि क्या करता है? वाटर एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हो इन द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स ब्रेक लार्ज पेप्टाइड्स इनटू स्मॉलर पेप्टाइड्स एंड देन इनटू इंडिविजुअल अमीनो एसिड्स। फिर आप यहाँ पे देख सकते हो एक नीचे आप स्ट्रक्चर देखोगे, छोटा सा आपको नीचे एकदम स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइटरी प्रोटीन इज लॉस्ट इन द फीकस। तो ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कह सकते हैं या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कह सकते हैं इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो एक और बात बता दूं, लिवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का, और उसका एवरेज वेट होता है 1.5 या 1.6 kg, ओके। अब थोड़ा देख लेते हैं कौन से ऑर्गन में कौन सा ग्लैंड है और वो कौन सा एंजाइम या जूस सिक्रीट करता है, और उन एंजाइम जूस का क्या फंक्शन होता है। तो पहला है माउथ। माउथ में क्या है? आपके सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं? सलाइवरी एमाइलेज जो है एंजाइम वो सिक्रीट करते हैं, और सलाइवरी एमाइलेज का फंक्शन होता है कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करना। सेकंड है स्टमक। स्टमक में कौन से ग्लैंड्स होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक, कौन कौन से एंजाइम, कौन कौन से जूसेस हैं इसमें? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जूस है, पेप्सिन एंजाइम है, और म्यूकस है।
तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, ये फूड को एसिडिक बनाता है, जिससे पेप्सिन जो है वो अपना काम कर सके, प्रोटीन को छोटे छोटे पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स में तोड़ सके। ठीक है, तो पेप्सिन का क्या काम होता है, डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। म्यूकस क्या करता है, जो स्टमक की इनर लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द कोरोसिव एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, लिवर देखते हैं, लिवर का क्या काम है। तो आप देख सकते हो कि लिवर जो है वो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट को सिक्रीट करता है। अच्छा, अब बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का क्या काम है ये देख लेते हैं। तो बाइल जूस जो होता है वो मीडियम को, अभी तो स्टमक में था तो एल्कलाइन था, अब लिवर जो है वो अपना काम कर रहा है, वो बाइल जूस और बाइल सॉल्ट सिक्रीट कर रहा है, तो इसकी वजह से अब जो एसिडिक मीडियम है फूड का वो चेंज होकर अब क्या बन जाएगा, एल्कलाइन मीडियम। तो अब क्या हो गया, आपका जो फूड है वो एल्कलाइन मीडियम का हो गया, जिससे आप पैनक्रिएटिक एंजाइम्स काम कर सकें। जैसे मैंने आपको पहले बताया, HCl ने फूड को एसिडिक किया जिससे पेप्सिन अपना काम कर सके। ऐसे बाइल जूस ने क्या किया, मीडियम एल्कलाइन बनाया फूड का, जिससे ट्रिप्सिन पैनक्रिएटिक एंजाइम उस पर काम कर सके। ओके, ब्रेक्स डाउन लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, जिसे कहते हैं इमल्सिफिकेशन। ये क्या करता है आपका, ये छोटे बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल, छोटे छोटे फैट मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है, जिसे कहते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इमल्सिफिकेशन। तो बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ना या मॉलिक्यूल्स में तोड़ना, इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन, जिससे अब आराम से वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पे एंजाइम्स अपना काम कर सकें। पैनक्रियाज देख लेते हैं। पैनक्रियाज सिक्रीट क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस करता है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज एंजाइम करता है, ट्रिप्सिन करता है और लाइपेज करता है। अब इनके क्या क्या फंक्शंस हैं ये देख लेते हैं। पैनक्रिएटिक एमाइलेज का क्या काम होता है, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना ग्लूकोज में, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना। तो कार्बोहाइड्रेट जहां पे कॉम्प्लेक्स है, आपका ग्लूकोज वहीं सिंपल है। ट्रिप्सिन का क्या काम है, मैंने अभी आपको बताया था, इट कन्वर्ट्स प्रोटीन टू अमीनो एसिड। जैसे पेप्सिन का काम था ना कि प्रोटीन को तोड़ के पेप्टाइड्स या अमीनो एसिड्स में बदलना, ऐसे ही ट्रिप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन्स को तोड़ के अमीनो एसिड में बदलना। और ट्रिप्सिन कब अपना काम करेगा, जब फूड एल्कलाइन होगा, और फूड एल्कलाइन कब होगा, जब लिवर बाइल जूस सिक्रीट करेगा। अच्छा, लाइपेज का क्या काम है, लाइपेज इज ऑल्सो एन एंजाइम। लाइपेज क्या करता है, वो फैट्स को तोड़ता है, किसमें, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। तो आज की वीडियो में हम न्यूट्रिशन ही पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। कोई भी क्वेरी, सजेशन या कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। Thank you for watching and please subscribe my channel for more videos. Thank you.